तो प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न चौथा है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ हमें दो धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसके लिए हम एक धन पूर्णांक को x मान लेते हैं। माना कि एक धन पूर्णांक x है, तो दूसरा धन पूर्णांक x प्लस 1 होगा। अब ये दूसरा धन पूर्णांक x प्लस 1 ही क्यों होगा, x प्लस 2 क्यों नहीं होगा? देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलो जितनी भी पूर्णांक हैं, जैसे ये संख्या रेखा है, ये 0 है, यहाँ 1 2 3 4 हम यहाँ कर दें। इसके जो दाएं तरफ है धनात्मक पूर्णांक होते हैं, बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं। और जो पूर्णांक होते हैं वो एक संख्या जो संख्या में दी गई है उसमें एक जोड़ने से ही प्राप्त होंगी। जैसे हम एक में अगर हम एक जोड़ देंगे तो आगे की संख्या में 2 प्राप्त हो जाएगी। आगे की संख्या और प्राप्त करने के लिए इसमें हमें एक जोड़ना पड़ेगा, तब 3 प्राप्त होंगे। 3 के बाद की जो क्रमागत पूर्णांक है उसको ज्ञात करना है तो एक और जोड़ना पड़ेगा। मतलब हर संख्या एक एक के अंतर से है, ठीक है। जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं वही स्थिति ऋण पूर्णांकों की होती है, वही स्थिति धन पूर्णांकों की होती है। तो जितने भी पूर्णांक वाले सवाल होते हैं उसमें यदि हम एक पूर्णांक को x मानते हैं तो दूसरे को दूसरा जो पूर्णांक होगा, चाहे वो ऋण पूर्णांक हो या धन पूर्णांक हो, वो x प्लस 1 से ही प्राप्त होता है। अब देखिए अगर इसके स्थान पर क्वेश्चन ऐसा होता कि दो क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो सम संख्याओं के लिए हम क्या करते, एक सम संख्या को तो मान लेते x, हम मान लेते कि एक सम संख्या x है, और दूसरी सम संख्या को क्या मानते, दूसरी सम संख्या, वहां x प्लस 2 लेना पड़ता है। दूसरी सम संख्या को हम x प्लस 1 नहीं कर सकते। कई लोग यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कई बार हम ऐसा करते हैं कि एक संख्या को हमने x ले लिया, दूसरे को x प्लस 1 ले लिया, तो कहीं कहीं पे x लेते हैं और फिर दूसरी संख्या को x प्लस 2 ले लेते। लेकिन ये सब बिना नियम के नहीं है, सब अलग अलग चीजें हैं। यदि पूर्णांक पूछे गए हैं तो उसमें आप एक पूर्णांक को x मानिए और दूसरे पूर्णांक को x प्लस 1 मानिए। और यदि सम और विषम संख्याएं पूछी गई हैं तो उसमें एक सम संख्या को x मान लिया यदि, तो दूसरी जो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी वो 2 जोड़ने से प्राप्त होगी। इसका एक उदाहरण देखें, जैसे मान लो कि x बराबर अगर 2 है, एक सम संख्या 2 है, तो इसकी अगली क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी, 4। 3 तो होगी नहीं, 4 है। अब देखिए 4 हमें कैसे प्राप्त हुए, जो पिछली संख्या थी उसमें जब हमने 2 प्लस कर दिए तब। अब 4 के बाद जो अगली सम संख्या है वो कौन सी है, वो 6 है। अब 6 हमें कैसे प्राप्त हुए, जब हम इसमें 2 जोड़ देंगे। 6 के बाद जो अगली सम संख्या है वो कौन सी होगी, 8 होगी। 8 हमें कैसे प्राप्त होंगे, जब हम इस 6 में 2 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से सम और विषम संख्याएं जो होती हैं वो हमें 2 जोड़ने से प्राप्त होती हैं। में दिया है जिनके वर्गों का योग 365 है, तो एक संख्या कौन सी है, x, तो x का वर्ग हो गया। दूसरा धन पूर्णांक कौन सा है, x प्लस 1 है, और इसका भी वर्ग किया क्योंकि सवाल में ही लिखा है कि इनके वर्गों का योग है, इसलिए बीच में प्लस किया। अब मान के चलो क्वेश्चन ऐसा होता कि इनके वर्गों का अंतर 365 है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ माइनस करते। यदि अंतर होता तो माइनस करते, योग है तो प्लस किया है, और यदि गुणनफल होता तो गुणा का चिन्ह लगा देती। तो यहाँ 365 प्राप्त हुए। अब एक्स स्क्वायर, अब इस संख्या का विस्तार करेंगे हम इस सरसंख्या के अनुसार, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के अनुसार। ये जो सरसंख्या होती है, हमारा जो
सवाल है यहाँ पर वो इस सरसमिका से मिलता जुलता है, तो इसका विस्तार ये होता है। तो इसी के आधार पर, इस सरसमिका के आधार पर हम इसका विस्तार करेंगे। इस संख्या को हम a मानेंगे और पीछे वाली संख्या 1 को क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो इसके अनुसार विस्तार करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर a कितना है, x है, और फिर b बराबर कितना है, 1 है। 1 का गुणा यदि हम इसमें करेंगे तो 2x ही रहेगा। अब सबसे लास्ट में क्या है, बी स्क्वायर, तो यहाँ करना है 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, 1 पे चाहे जितनी भी घात हो उसका मान सदैव 1 ही रहता है। तो इसके लिए हम केवल 1 ही लिखेंगे। $365। अब जो इसके सजातीय पद होंगे उनका जोड़ना घटाना करना होता है। ये दोनों सजातीय पद हैं, दोनों की चिन्ह समान है, ये संख्याएं जुड़ेंगी। ये एक अकेला पद है जिसके जुड़ने घटाने के लिए यहाँ कोई संख्या मौजूद नहीं है। फिर +1 और ये 365 है, ये दोनों सजातीय हैं, तो ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। तो अब हम इनको जोड़ते हैं। 2x स्क्वायर 2x +1, 365 को इस तरफ पक्षांतरित करते हैं तो -365 हो जाते हैं वो। 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब 365 में से 1 को माइनस करेंगे तो -364 आएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या, यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ 2x, यहाँ 364 है, तीनों संख्याएं सम हैं। और तीनों संख्याएं ऐसी हैं कि इनमें 2 का भाग किया जा सकता है। तो इस समीकरण को हम और छोटा कर सकते हैं। तो पूरे समीकरण में यदि हम 2 का भाग कर दें तो यहाँ से x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 का भाग करेंगे तो केवल x बचेगा, और यहाँ 2 का भाग करेंगे तो 182 बचेगा। यहाँ बन गया वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण बनाने के बाद हमें इसका गुणनखंड विधि से इसको हल करना है, मध्य पद को तोड़ना है। ऐसी 2 संख्याएं लीजिए जिनको यदि हम घटा दें तो हमें 1x प्राप्त हो जाए, और जिनका गुणा कर दें तो 182 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी संख्याएं होंगी +14x -13x -182। प्लस x के स्थान पर हमने क्या लिया, 14x -13x। अब देखिए यहाँ हमें प्लस का चिन्ह चाहिए था, इसलिए यहाँ हमने बड़ी संख्या के साथ उस चिन्ह को रखा है। ठीक है, मान के चलो यदि यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो फिर हम क्या करते, इस 14 को करते माइनस का और 13 को करते प्लस का। जो चिन्ह हमें यहाँ चाहिए है बड़ी संख्या के साथ, वही चिन्ह यहाँ पर रखा करो। अब हम 2 संख्याओं को कोष्टक में करेंगे। यहां से क्या कॉमन आएगा, इसमें से x कॉमन आएगा। x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, लेकिन यहाँ से एक x बचा रहेगा और यहाँ से 14 बचेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 182 को हम इस तरीके से लिख सकते 13 × 14। तो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 को हमने बाहर कर लिया। तो यहाँ से x बाहर माइनस है, अंदर की संख्या में गुणा होगा। अब x + 14 ये दोनों एक बार लिखे जाएंगे और x - 13, यहाँ से x और -13 जी। तो इस तरीके से हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इन 2 गुणनखंडों से हम इनके मूल प्राप्त करेंगे। x + 14 बराबर 0, तो x बराबर -14, और दूसरा गुणनखंड है x - 13 बराबर 0, x बराबर 13। अब x बराबर 2 आंसर हमारे सामने हैं, एक तो x बराबर -14 है और x बराबर 13। लेकिन क्वेश्चन में हमसे धन पूर्णांक पूछा गया था, ना कि ऋण पूर्णांक। हमें इस संख्या को छोड़ना होगा क्योंकि ये संख्या माइनस की है और प्रश्न में हमसे धन पूर्णांक पूछा गया था, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि हमें
धन पूर्णांक ज्ञात करना है। अतः पूरा लिख देते हैं, x बराबर -14 की उपेक्षा करने पर छोड़ने पर इसको हम छोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, एक धन पूर्णांक 13 होगा। लेकिन हमें दो धन पूर्णांक ज्ञात करना है। अतः एक धन पूर्णांक बराबर, ये कितना आया, x बराबर 13 है। तो दूसरा धन पूर्णांक ये हमने कितना माना था, x + 1, x कितना आया 13 + 1 बराबर 14। तो दूसरा धन पूर्णांक क्या प्राप्त हुआ, 14 है। इस तरीके से ये दो पूर्णांक इसके प्राप्त हो गए। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री का कोण है मान लिया। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये इसका आधार है, ये इसका लंब होता है, जो कि यहाँ क्या है, ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का लंब ही उसकी ऊंचाई मानी जाती है, और ये इसका कर्ण है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब हमें ऊंचाई के बारे में दिया गया है कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण दिया गया है ये 13 सेंटीमीटर है। मतलब दो चीजों के बारे में तो कुछ जानकारी दी गई है। कर्ण के बारे में बिल्कुल परफेक्ट जानकारी दी गई है कि ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसमें फेरबदल नहीं हो सकता। अब जो ऊंचाई है इसके बारे में स्पष्ट तो नहीं कहा गया कि ये कितनी है, लेकिन इतना कहा गया कि ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और आधार कितना है ये बिल्कुल भी पता नहीं, तो जो चीज पूरी तरह से अज्ञात है उसको मानते हैं हम x। यदि हमें आधार पता चल जाएगा तो ऊंचाई का भी पता चल जाएगा, क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान के चलो आधार यदि 10 सेंटीमीटर है तो फिर ऊंचाई हम अपने आप बता सकते हैं कि ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसमें पूरी तरह जो अज्ञात चीज है वो कौन सी चीज है, आधार। तो हम आधार को ही x मानते हैं। माना आधार x सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर दिया गया। एक चीज यदि सेंटीमीटर में दी गई तो बाकी चीजें भी उसी मात्रक में होनी चाहिए। तो ऊंचाई कितनी है, x - 7 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आया, क्वेश्चन में ही दिया है कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कम के लिए हमने माइनस किया। यदि ऐसा होता कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो अधिक के लिए हम यहाँ प्लस करते। प्रश्न अनुसार अब इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक तो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है और दूसरी बात इसकी भुजाएं ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो जब समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी होती हैं तो पाइथागोरस प्रमेय ही यूज करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है, 13 स्क्वायर। लंब कितना है, लंब इसकी ऊंचाई है तो ये x - 7 स्क्वायर है, और आधार कितना है, x स्क्वायर है। अब 13 का वर्ग करेंगे, ये कितना होगा, 169। इसका हम विस्तार करेंगे, सर्व समीकरण के अनुसार विस्तार कर लेंगे। x - 7 का a - b का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण से विस्तार करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर -2
ए, बी बराबर कितना है 7 और फिर 7 का स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर। तो यहाँ विस्तार हमने सर्व समीकरण के आधार पर कर दिया है। अब एक्स स्क्वायर ये दोनों जुड़ेंगे, -14x प्लस 49। अब इनको हम इस तरफ पक्षांतरित करेंगे। सबसे पहले बड़ी घात वाली संख्या रखें, फिर इससे छोटी घात इस तरफ आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। यहाँ कितना है 169 है। 49 को हम इस तरफ लाएंगे तो इसका भी चिन्ह पलट जाएगा, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ हमने x और x 2x स्क्वायर करने थे तो यहाँ पर भी कितने होंगे ये -2x स्क्वायर। अब -2x स्क्वायर प्लस 14x, 169 में से 49 को माइनस करेंगे तो प्लस 120 आएंगे बराबर 0। इसके आगे का माइनस का चिन्ह भी हमें हटाना है। और ये संख्याएं देखिए 2, 14, 120, इनको यदि हम 2 से भाग दे दें तो ये संख्याएं छोटी प्राप्त हो जाएंगी हमें। तो -2 का पूरे समीकरण में भाग करने पर तो यहाँ से x स्क्वायर प्राप्त होगा, यहाँ से -7x प्राप्त होगा और यहाँ से -60 प्राप्त होंगे। इसका करेंगे हम गुणनखंड। हमें ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनको यदि हम घटा दें तो हमें 7 प्राप्त हो जाए और यदि इन्हीं का हम गुणा करें तो हमें 60 प्राप्त हो जाए। घटाने से 7 और गुणा करने से 60 प्राप्त हो जाए। तो हम ऐसी दो संख्याएं लेते हैं 12x प्लस 5x, ये संख्याएं लेते हैं। 12 में से 5 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा -7, बड़ी संख्या का चिन्ह भी रहेगा। और अब 12 और 5 का गुणा करेंगे तो हमें -60 की प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद अब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x -12 और यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा x -12, यहाँ से भी बचेगा। हमेशा ये दो संख्याएं बराबर आनी चाहिए यहाँ। तो इन दोनों संख्याओं को हम केवल एक बार लिखते और यहाँ जो कोष्टक के बाहर की संख्या है और यहाँ कोष्टक के बाहर की संख्या है, इसको एक अलग कोष्टक में रखा जाता है। तो इस तरीके से हमें इसके दो गुणनखंड प्राप्त हुए। अब हमें इसके बाद इसके मूल प्राप्त करना है। तो x -12 बराबर 0, x बराबर 12 हुआ। अब देखिए यहाँ पर x + 5 = 0 किया तो x = -5। हमने शुरुआत में आधार को x माना था और यहाँ x के दो मान प्राप्त हुए हैं, x बराबर 12 और x बराबर -5। अब इन दोनों में से हम किसे स्वीकार करें और किसे छोड़ दें। तो हम 12 इसे स्वीकार करेंगे लेकिन इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? इसको छोड़ने का कारण क्या है? क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती। बात केवल समकोण त्रिभुज की नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती, बाकी सभी त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी त्रिभुज हो, किसी की भी भुजाएं ऋणात्मक नहीं होंगी। अतः x बराबर -5
कि उपेक्षा करने पर या छोड़ने पर, कुछ भी लिखो। तो अब हम आधार कितना मानेंगे, अतः आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई को हमने शुरू में कितना माना था, x माइनस 7। तो अब आ जाएगा x बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। और कर्ण सवाल में ही दिया गया था कि वो 13 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से इसके ये आंसर हमें प्राप्त हुए। ये अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 6वां है। हालांकि ये क्वेश्चन आप किताब में देखिए, जैसा किताब में है हुबहू वैसा हमने नहीं लिखा, अपने शब्दों में लिख लिया इसको, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन था। आप किताब में देखिए पूरा क्वेश्चन, जितनी चीजें जरूरी थी क्वेश्चन की वो चीजें हमने अपने हिसाब से यहाँ लिखी हैं ताकि समझाने में आसानी हो। तो इस क्वेश्चन में एक कोई कुटीर उद्योग है जहां बर्तनों का निर्माण किया जाता है, और एक विशेष दिन में बर्तन निर्माण की जो लागत है वो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो यहां पर लागत कितनी दी गई, लागत दी गई है कि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, मतलब एक दिन में जितने बर्तनों का निर्माण हुआ उसके दुगने से 3 अधिक उसकी लागत है। जैसे मान के चलो एक दिन में 10 बर्तनों का निर्माण हुआ, 10 बर्तन बनाएगा एक दिन में, तो अब प्रत्येक बर्तन की कीमत कितनी रखी गई, इस 10 के दुगने से 3 अधिक, मतलब प्रत्येक बर्तन की कीमत 23 रुपया होगी उस दिन। आज मान के चलो 10 बर्तनों का निर्माण हुआ है, तो फिर उन बर्तनों की जो कीमत है वो कितनी होगी, कुल कीमत नहीं, 10 बर्तनों की कीमत नहीं, एक बर्तन की कीमत कितनी रखी गई, जितने बर्तनों का निर्माण हुआ है उसके दुगने से 3 अधिक। तो जैसे 10 बर्तनों का निर्माण हुआ है तो एक बर्तन की कीमत क्या होगी, 10 का दुगना और उससे 3 अधिक, तो ये 23 रुपया हुई। तो यही दिया गया है यहाँ पर। लागत हमें दी गई है। अब हमें कौन सी चीज यहाँ पता नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि किसी विशेष दिन में बर्तनों का निर्माण कितना हुआ है। लागत तो पता है, लागत हमें ये कैसे पता, लागत हमें इसलिए पता है क्योंकि सवाल में ही दिया गया कि जितने बर्तन निर्माण किए गए उसके दुगने से 3 अधिक है, लेकिन बर्तन कितने निर्माण किए गए ये हमें पता नहीं है। तो हम बर्तनों की संख्या को x मानेंगे। माना कि किसी विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है। तो अब लागत कितनी होगी, प्रत्येक बर्तन की लागत इसके दुगने से 3 अधिक, जितनी बर्तनों की संख्या थी उसके दुगने के लिए हमने उसमें 2 का गुणा किया, 2x आया, और 3 अधिक है इसलिए 2x + 3, और यहाँ रुपए लिखेंगे क्योंकि ये लागत है। यहाँ रुपए नहीं लिख सकते क्योंकि ये बर्तनों की संख्या है। अब प्रश्नानुसार में ये दिया गया कि यदि उस दिन निर्मित बर्तनों की लागत 90 रुपये है, तो अब ये 90 रुपये कैसे आई होगी, बर्तनों की संख्या गुणित क्या करेंगे 2x + 3 बराबर 90। यहाँ इनका गुणा किया, x का फिर 3 में गुणा किया, 90। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 90 है। इसमें हम किसी संख्या का भाग नहीं दे सकते, भाग देने से कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि यदि हम 2 का भाग देंगे तो 2 में चला जाएगा, 90 में चला जाएगा, लेकिन 3 में नहीं जाएगा। मतलब भाग चला तो जाएगा, 1.5 आ जाएगा, लेकिन
भाग हमें ऐसा देना होता है कि कोई पूर्णांक प्राप्त हो जाए। तो यहाँ यही हमारे लिए वर्ग समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब इसी का करना है हमें गुणनखंड। गुणनखंड करने से पहले हम ये देख लें कि यहाँ जो पीछे संख्या है, गुणा से हमें कितनी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो ये संख्या हमें आगे 2 है, पीछे 90, इन दोनों का गुणा करेंगे 180 प्राप्त होना चाहिए। तो अब हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको घटा दें तो 3 प्राप्त हो, घटाने से, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ये संख्या हमें घटाने से ही प्राप्त होती है। जिनको घटा दें तो 3 प्राप्त हो और गुणा कर दें तो 90 प्राप्त हो, ऐसी संख्या हमें लेनी है। तो देखिए यहाँ हम 15 और 12 इनका गुणा करें तो कितना प्राप्त होगा, 180। और यदि इनको हम माइनस कर दें तो हमें 3 प्राप्त हो जाएंगे। अब 2 संख्याओं को कोष्टक के अंदर रखेंगे। कॉमन निकालेंगे, 2x कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से x माइनस 6 बचेंगे। यहाँ से 15 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x माइनस 6 बचेंगे। ,7.5 आएगा माइनस का। तो देखिए x के यहाँ भी 2 मान प्राप्त हुए, 6, और या तो हम -15/2 या इसको हल करें तो -7.5 प्राप्त हुए हैं। तो x क्या था, बर्तनों की संख्या थी। बर्तनों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसकी हम उपेक्षा कर देंगे। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः इसको छोड़ने पर या इसकी उपेक्षा करने पर। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, x बराबर 6। x बराबर 6। तो लागत कितनी हो गई इनकी, लागत थी दुगने से 3 अधिक। शुरू में देख लिए इतना ही लिखा है, लागत उनकी कितनी थी, दुगने से 3 अधिक। तो 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12 + 3 = 15 रुपये। ये 2 आंसर हमारे प्राप्त हो गए।